तो अब हम सारे रिएक्शन को देखते हैं एंड सारे रिएजेंट्स को देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस रिएजेंट की हेल्प से प्रोसीड कर रही होगी। ऑलराइट, तो जनाब हमने ए को देखा, ए में आप देख पाएंगे कि ये रहा ईस्टर, क्योंकि ईस्टर क्या होता है RCOOR, जनाब RCOOR। ऑलराइट, तो ईस्टर से एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पर CHO आपको निश्चित तौर पर नजर आ रहा होगा, तो ईस्टर से एल्डिहाइड CH3MgBrH2O। तो जनाब CH3MgBrH2O ईस्टर से एल्डिहाइड नहीं, ईस्टर से कीटोन बनाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्टर से कीटोन के लिए हम CH3MgBr एंड H2O का यूज करते हैं, ईस्टर से सॉरी कीटोन के लिए। एंड यहाँ पर आपको ईस्टर से एल्डिहाइड बन रहा है, तो निश्चित तौर पे CH3MgBr तो होने से रहा। ऑलराइट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्टर से कीटोन के लिए हम CH3MgBr एंड H2O का यूज करते हैं। एंड नाउ सेकेंड, ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। इस रिएजेंट को देखकर क्या आपको कुछ क्लिक कर रहा है? ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। निश्चित तौर पे जनाब इस रिएजेंट को हम क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl को हम क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। एंड क्लीमेंशन रिडक्शन में आप C डबल बॉन्ड O को CHU में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। एंड NaBH4 एंड H प्लस, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके बारे में थोड़ा सा आपको और भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे। NaBH4 H प्लस, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ कहाँ पर रिएक्ट करता है एंड कहाँ कहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है। तो यस, हमने सारे के सारे लिख लिए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, एमाइड के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, एंड एसिड के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। NaBH4 इन तीनों के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, बट एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एंड RCOCl को RCHOHCl में कन्वर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर भी 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा। ऑलराइट, तो जनाब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर्स, एमाइड्स एंड एसिड्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, वो जैसे का जैसा होता है वैसा ही छोड़ देता है। तो जनाब NaBH4 भी नहीं होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर तो ईस्टर है, ईस्टर में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। एंड नाउ डाइबल H, निश्चित तौर पर जब तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो चुके हैं तो यही वाला ऑप्शन होगा, राइट। तो डाइबल H में बेसिकली होता क्या है? डाइबल H के बारे में भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली डाइबल H ईस्टर्स को भी एंड ईस्टर्स, एक बार हम लिखना चाहेंगे, ईस्टर्स को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। थोड़ी सी हम स्क्रीन ऊपर करेंगे ताकि लिखने में हमें आसानी रहे। ईस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। RCOCl जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, RCOCl इसको भी एल्डिहाइड में लेकर जाएगा। एंड C डबल बॉन्ड OH को भी एल्डिहाइड में लेकर जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N को भी एल्डिहाइड में लेकर जाएगा। डाइबल H मोस्टली प्रोडक्ट में एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करता है, राइट। तो वही आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, ईस्टर से एल्डिहाइड, इट मीन्स डाइबल H इज गोइंग टू बी द करेक्ट रिएजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ईस्टर से एल्डिहाइड के लिए हमें डाइबल H की जरूरत होगी, तो A का होगा फोर्थ, A का फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, एंड ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो हमें एक आता था, उसके बेसिस पे हमने 2 ऑप्शन को पहले से ही निगलेक्ट कर दिया है, राइट। एंड नाउ C6H6CO C6H5 C6H5 CH2 C6H5, जनाब थोड़ा सा चेंज है, CO CH2 में बदल रहा है, बाकी सारी चीजें एज इट इज वहां पर आपको दिखाई पड़ रही होंगी। CO CH2 में कहां पर बदलता है? अभी अभी हमने आपको बताया कि क्लीमेंशन रिडक्शन की प्रोसेस में जहां का रिएजेंट होता है ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl, ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। C डबल बॉन्ड O यदि है तो वहां पर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे एंड H वहां से जुड़ेंगे, राइट। तो यही यहाँ पर हो रहा है, CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स B का हो जाएगा सेकेंड। B का सेकंड होते ही आप ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर, नहीं जनाब अभी ऑप्शन नंबर सेकंड को हम टिक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी B का सेकंड ही है। तो फिलहाल हमें इससे ज़्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं, और हम C6H6CHO C6H5CHOH CH3 को देख रहे हैं, राइट। थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे। एंड नाउ तो जनाब अभी के लिए हम इन सारी चीज़ों को रफ करते हैं। निश्चित तौर पे आपने समझ लिया होगा, यदि आपको कुछ नहीं आता था तो आपने नोट भी कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं ताकि हमें आगे के रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल सके, ऑलराइट। तो जनाब अभी के लिए हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा बाहर निकाल कर लिखते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एंड CHO को हम इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा ओपन करके। इससे क्या बन रहा है बहुत ही ध्यान से हमें देखना है, कुछ भी छूटने ना पाए। C6H5CHOH CH3, इसका मतलब होगा CH एंड OH इस तरीके से होगा, एंड CH3, राइट। ये जनाब बेंजीन है। और अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल है, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख पाएंगे, CH3MgBr, तो CH3 माइनस एंड MgBr प्लस इस तरीके से होता है। एंड न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर अटैक करेगा तो जो बनना चाहिए वो क्या बनेगा, हमें ये देखना होगा। यदि यहाँ पर CH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा? तो जब CH3 यहाँ पे अटैक करेगा तो निश्चित तौर पे यही वाला कंपाउंड बनेगा, CH3, एंड आप देख पाएंगे ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, एंड OH, एंड लास्ट में आपको H भी मिल जाएगा, राइट। तो ये दोनों के दोनों ही सेम है, तो निश्चित तौर पे ये न्यूक्लियोफाइल CH3 ही रहा होगा, तभी जाकर आपको यहाँ से ये वाला कंपाउंड मिला।
तो निश्चित तौर पे सी का 1 रिएजेंट सही होगा, सी का 1, यानी कि जनाब अभी हम ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर पाएंगे, राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में सी का थर्ड दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो गलत है। एंड नाउ ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यही बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इस रिएक्शन में जब भी हम NaBH4 डालेंगे तो यहाँ से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट आपके दिमाग में बचा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमी कार्बोजाइड कंटेन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो सबसे पहले हम इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यस, हमने इस रिएक्शन को कंप्लीटली लिख लिया है। ये रहा हमारा सेमी कार्बोजाइड एंड CH3CHO। यहाँ पर जनाब इथेनॉल बोला गया है, इथेनॉल ना कि इथेनॉल। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर इथेनॉल बोला गया है, इथेनॉल, इथेनॉल नहीं बोला गया है। तो CH3COH होगा, राइट। CH3CHO बेसिकली इथेनॉल होता है। एंड जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा -H2O, राइट। हम अपना पेन चेंज करेंगे ताकि आप सही से समझ पाएं। H2 यहाँ से एंड O यहाँ से, ये दोनों निकल जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो ये वाला फॉर्मेशन होगा वही हमें चाहिए था। वहां पर हमसे पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3, राइट। और कहीं पे नाइट्रोजन हमें फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, 1, 2, 3। तो जनाब निश्चित तौर पे यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलिए देखेंगे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होंगे तो वो हो जाएगी कैनी-जारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर लिख दें नो अल्फा हाइड्रोजन, तो जनाब कौन सी रिएक्शन होती है, कैनी-जारो रिएक्शन, राइट। कैनी-जारो रिएक्शन हो जाती है, रिएजेंट सेम ही रहते हैं, राइट। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन होती है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप में रिस्पॉन्सिबल होती है क्या एल्डोल रिएक्शन के लिए? यस जनाब होती है। दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है। आइए स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। रिएक्शन बिटवीन बेंजल डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट में करना क्या होता है, आपको H2O निकाल देना है। क्लियर है। यस, आइए देखेंगे क्या बनने वाला है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। बेंजल डिहाइड यानी कि ये हो जाएगी बेंजीन, उस पर हम लगा देंगे CHO ग्रुप, तो ये बन जाएगी बेंजल डिहाइड। क्लियर है। अब O को थोड़ा सा ओपन करके अगर बना लेंगे तो आपको मजा आ जाने वाला है, राइट। इस प्रकार से, बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से जनाब। अब किसकी बारी है, इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए ना, 2 कार्बन होने चाहिए भैया। इथेन 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन बना लिए गए। अब यहाँ पर लगा हुआ है AL, अगर OL होता है तो एल्कोहल हो जाता है, अगर अल लिखा हुआ है दैट मींस एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है ना। यस, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O लिखेंगे और यहाँ पर H लिखने वाले हैं। ये हो गई है आपकी इथेनॉल। और यहाँ पर क्या होंगे, CH3 ना, CH3 होंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर एक H को ऐसे ही रखें और 2 H को ओपन करके बना लें तो क्या कोई आपको तकलीफ है, नहीं ना। और हमने ऐसा किया क्यों है, ये हमने इसलिए किया है ताकि H2O आसानी से आपको अलग होता हुआ दिखाया जा सके, राइट। इसका मतलब जनाब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट तो बनने वाला है। ओहो, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पर H हो जाएगा, डबल बॉन्ड C बनेगा, यानी कि यहाँ पर CH हो जाने वाला है, देन CHO। बताइए बात क्लियर है या नहीं। ये CH यहाँ से, ये डबल बॉन्ड O हटा, दोनों H हट गए, अब यहाँ से CH देन CHO। दैट मीन्स विल नॉट की वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट तो बनने वाला है बेंजल डिहाइड एंड इथेनॉल से। तो जनाब इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन बेंजल डिहाइड एंड इथेनॉल विल गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। विल नॉट की वजह से ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 भी गलत है, मतलब नहीं सॉरी, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। In the Claisen schematic reaction to prepare 351 gram of dibenzyl acetone। जी ऐसा नाम है क्या, यस। 87 ग्राम ऑफ एसीटोन, 351 ग्राम ऑफ बेंजल एसीटोन यूजिंग 87 ग्राम ऑफ एसीटोन, द अमाउंट ऑफ बेंजल डिहाइड रिक्वायर्ड इज। ध्यान से देखिए, ये नाम पर नहीं जाना है, राइट, कोई मतलब नहीं है उसका, और पूछा भी आपसे नहीं जाएगा, राइट, ठीक है। आपको 351 ग्राम ट्राई बेंजल एसीटोन का प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन इतना करना है तो जनाब क्या क्या चाहिए आपको, 87 ग्राम एसीटोन दिया गया है, तो वही आपसे पूछा गया है अगर 87 ग्राम एसीटोन है तो कितना बेंजल डिहाइड आपको चाहिए। क्लियर है। आइए जनाब बेंजल डिहाइड बना दें सबसे पहले। बेंजल डिहाइड,
ओहो, ये तो जनाब बहुत सारी रिंग बना दी हमने, बहुत सारे कार्बन बना दिए गए थे। बेंजल्डिहाइड CHO और क्या है एसीटोन। एसीटोन का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल है भैया, CH3CH3 O। ये क्या है, एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन, राइट, क्लियर। ये हो गई बेंजल्डिहाइड, ये एसीटोन। अब जब आप इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, डाई। डाई मतलब ये वाला 2 बार हो जाएगा, डाई बेंजल एसीटोन। डाई बेंजल एसीटोन देख पा रहे हैं ना, यस। डाई बेंजल एसीटोन कैसे बनेगा, हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। डाई बेंजल एसीटोन, देखिए ध्यान से, ऐसे सिखाएं हम, ऐसे कर लेते हैं। और इसको अगर हम ओपन कर दें तो क्या कोई आपको तकलीफ होगी। CH डबल बॉन्ड O, और हमने ये क्यों किया, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बता कर आए हैं H2O बनेगा, राइट। H2O का फॉर्मेशन होगा, राइट, ओके। H2O का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स यहाँ से 2 H जाने वाले हैं, H2O बनेगा। चलिए आपको कैसे समझाया जाए, इतना इधर हो गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। CH यहाँ पर हमने छोड़ दिया, अब 2 H हम यहाँ पर बना लेने वाले हैं इस प्रकार से। अगर आपको डाई बेंजल प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पर भी तो 2 बेंजीन होनी चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये आपको चाहिए 2 मोल। अगर ये 1 मोल चाहिए तो ये आपको 2 मोल चाहिए। अब इसी चीज को यहाँ पर हम दोबारा बना लेते हैं, बताइए दिक्कत तो नहीं है। एक यहाँ पर हमने बना लिया है और एक यहाँ पर बना लेते हैं। समस्याएं बिल्कुल ना हो जनाब, बिल्कुल भी समस्याएं ना हो इन चीज़ों में। छोटा छोटा मैनिपुलेशन किया जा रहा है ताकि समझने में आसानी रहे। ये डबल बॉन्ड O हमने कर लिया, ये बेंजीन, और यहाँ से CH रखेंगे और इन दोनों H को हम ऐसे ओपन कर लेते हैं, राइट। अब जनाब आइए व्हाइट पेन का यूज करेंगे हम। H2O अलग होगा इस प्रकार से, H2O अलग होने वाला है इस प्रकार से। बात क्लियर है, यस। H2O अलग हो चुका है। अब हमारा कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा ही यार। चलिए अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट। यहाँ पर आपने बेंजीन बना दी, CH बचेगा यहाँ पर अब, राइट। डबल बॉन्ड O जा चुका है, यानी कि डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, C देन CH, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका एडिशन कर देना है आपको किससे, राइट, यहाँ पर CH और ये बेंजीन हो जाएगी। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुख, कोई पीड़ा बताइए। अगर कोई समस्या है तो बताइए जनाब। यही है डाई बेंजल एसीटोन, डाई बेंजल एसीटोन, राइट। समस्या है तो दोबारा से देखेंगे। इस बेंजीन में आपने डबल बॉन्ड O हटाया, यहाँ पर H2 हटाया, यानी कि C डबल बॉन्ड CH बनेगा, C डबल बॉन्ड CH बनेगा। एसीटोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये एसीटोन वाला प्रोडक्ट नजर आने वाला है, राइट। जैसा आपने इस तरफ किया वही आप यहाँ पर भी करेंगे, यस, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा डाई बेंजल एसीटोन। यानी कि ये चाहिए 2 मोल, ये चाहिए 1 मोल, तब जाकर ये 1 मोल बनेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये बताया गया है ये बन रहा है 351 ग्राम। ओके, ये 351 ग्राम बन रहा है, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं इसके मोल्स कितने हैं। ये तो हमने बताया, पर जो यहाँ पर ग्राम के हिसाब से बनने वाले हैं ना, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना हो जाएगा इसका, 351 ग्राम। अब भैया मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आइए वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। किस पेन से करना चाहते हैं आप, येलो पेन का यूज कर लिया जाए, यस। आइए बहुत ही ध्यान से एक एक एटम को कैलकुलेट कर लेना है। इस बेंजीन में कितने कार्बन ये होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, और 7 8 9 10 11 और 6 यहाँ पर, यानी कि 17, 17। कोई समस्या, बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने वाले हैं। जनाब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 होगा। अगर समस्या है तो इसको ओपन कर लिया जाएगा, राइट, ताकि आपको दिखाई दे, चमकता चमकता दिखाई देना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 यहाँ पर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि कार्बन चारों ग्रुप सेटिस्फाई कर चुका है पहले ही, उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर, 6 7, और जनाब 7 ये हो गए, 8 नहीं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा ना, यस, थोड़ी सी गलती थी, यस। अब बन चुका है हमारा डाइबेंजल स्टोन। ओके, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 यानी कि 14 हाइड्रोजन है आपके पास, 14 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो नजर ही आ रहा है, यानी कि 17 इंटू 12 करना पड़ेगा प्लस 14 इंटू 1 करना पड़ेगा प्लस 16 इंटू 1 करना पड़ेगा। बताइए क्या समस्या है आपको इसमें। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 12 होता है ना, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, 12 से 84 यार आ जाएंगे, 12 कम 12 8 20 204, देन 14 और 16 30 होगा ना, यानी कि 2 3 4 आ जाने वाला है मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा 2 3 4 से। आई थिंक ये जाने वाला है, इससे जाएगा 2 3 यानी कि 1.5 13। ओके जी, ओके, यानी कि जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आने वाला है, इसको यहाँ पर 3 आने वाला है। ऐसे हिसाब लगाया मैंने, 2 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 आएगा, 34 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, यानी कि 1.5 टाइम्स 8। दैट मीन्स 2 का 1.5 टाइम्स क्या होगा 3। अगर समस्या है जनाब आसानी से कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगने वाला आपको। यानी कि कितने मोल्स बनेंगे इसके 1.5। ओके, यानी कि डाई बेंजल एसीटोन के 1.5 मोल्स बन रहे हैं। तो अगर डाई बेंजल एसीटोन के 1.5 मोल्स बन रहे हैं तो इसके भी 1.5 मोल्स लगेंगे एसीटोन के, और इसका 2 टाइम्स यानी कि 3 मोल्स लगने वाले हैं बेंजल डिहाइड के। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, 2 टाइम्स एन आई से ये तो सेम अमाउंट में बन रहा है, जितना एसीटोन का लग रहा है अमाउंट उतना ही अमाउंट फॉर्मेशन हो रहा है डाई बेंजल एसीटोन का, बट जितना एसीटोन का अमाउंट लग रहा है या फिर जितना डाई बेंजल एसीटोन बन रहा है उससे 2 गुना बेंजल डिहाइड लगने वाला है। यस, यानी कि 3 मोल्स इसके चाहिए आपको। ओके, इसके 3 मोल्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है आपसे अमाउंट ऑफ बेंजल डिहाइड। तो वेट के लिए आपको मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ता है। तो मोल्स जनाब 3 चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेंजल डिहाइड का C6H5CHO, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। यस, यानी कि 7 कार्बन 12 से 84, 5 1 6 हाइड्रोजन, दैट मीन 6 प्लस 16 90, यानी कि 106 हो जाने वाला है। जो आप इसको 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 318 ग्राम आ जाने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर आप 318 लिख देंगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा था क्या, थोड़ा सा अच्छा था। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ जाने वाला है कैसे क्या करना है। 2 moles of benzaldehyde and 1 mole of acetone under alkaline condition using aqueous NaOH after heating, ओहो हीटिंग आ गई, gives as X the major product, the number of pi bonds in the product X। तो आपको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट X बनाना है, फिर आपको काउंटिंग करके बताना है कि कितने पाई बॉन्ड्स वहाँ पर हैं। राइट, चलिए रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तो बेंजल्डिहाइड ही बनाएंगे, तो यहाँ पर बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड ना। अगर समस्या देख लीजिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल, देखिए 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन। थोड़ी देर पहले ही हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करके आए हैं, यही तो सब था वहां पर भी। देखिए 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड 1 मोल ऑफ एसीटोन, क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, एक बार फिर से बना लेते हैं। क्या तकलीफ है हमको, जितनी बार आप बनाना चाहेंगे हम बनाते रहेंगे। CHO, तो इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर भी हमको वाटर निकालना है। अब आपको समझ में आ चुका है तो आप पहले से ही बढ़िया डायग्राम बना के रखेंगे। और यहाँ पर क्या है एसीटोन, अच्छा जी CH, अब यहाँ पर भी हम पहले ही 2 H खोल लेंगे, है ना। CH3 वहाँ पर था, CH यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 2 H को खोल लिया जाएगा इस प्रकार से, बिल्कुल बिल्कुल जनाब इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को तो हम बोलते हैं एसीटोन, है ना, एसीटोन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको बेंजल्डिहाइड बना लेना है। राइट, इस प्रकार से आप बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। CH यहाँ पर रखेंगे, डबल बॉन्ड O को हमने इस तरफ ले आए हम। राइट, अब आइए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, H2O निकाल देना है, H2O निकाल देना है, H2O निकाल देना है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर बनाइए, हालांकि आप बनाकर आज आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, तो क्या ही दिक्कत होगी भैया, क्या ही दिक्कत होगी। CH अब ये हट चुका है, यानी कि डबल बॉन्ड CH होगा, देन C डबल बॉन्ड O, देन CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और इसी पर आपको बेंजीन लगा देनी है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछे गए हैं पाई बॉन्ड्स। राइट, हमने ये क्यों किया, ताकि आपको नजर आ जाए। हालांकि आपको ये सब तो क्लियर है ही, बट ठीक है नजर आ जाए तो बढ़िया रहता है। आपसे पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं, ध्यान से, पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पाई बॉन्ड्स। ओके, पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं। चलिए आइए,
कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर? 3 3 6 7 8 और एक 9। नजर आया ना? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी तो है। इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, दैट मीन्स 3 3 3 9 पाई बॉन्ड्स हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 9। अगर आपसे यहाँ पर पाई बॉन्ड्स नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट मीन्स 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये तो पता है ना, बच्चों वाली बातें हैं। पाई बॉन्ड्स दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 9। प्रोडक्ट सी यानी कि आपको पहले ए बनाना है, फिर बी बनाना है, फिर सी बनाना है, और उसमें आपसे पूछा गया है पाई बॉन्ड्स कितने हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर KMnO4 KOH विद हीट, भैया पता है ना इसमें क्या होने वाला है। अगर आपको ये कुछ भी नजर आता है ना, तो बेंजीन पर आपको कुछ भी लगा हुआ दिखाई दे, आई रिपीट कुछ भी लगा हुआ दिखाई दे, उसको हटा दीजिए और COOK का एडिशन कर दीजिए। सिंपल, आपने याद रखिए। बाकी बहुत ज्यादा इधर तो सोचने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहिए, आसान रहेंगी बातें। यानी कि जब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं 1 बाई 1 हम कर ही देते हैं। CH2 CH2 CH3 है यहाँ पर, बट जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 KOH विद हीट, जब भी आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब ये सब कुछ CH2 CH2 CH3 हटने वाला है और यहाँ पर COOK जुड़ जाएगा। इतना याद रखना है, कुछ भी हो हटा दो, COOK जोड़ दो, अगर ये वाला रिएजेंट आपके पास है तो। क्लियर है? अब क्या है? H3O पॉजिटिव। अब है H3O पॉजिटिव, हालांकि ये आपका प्रोडक्ट ए बन चुका है ना। यस, यहाँ पर देखेंगे आप, प्रोडक्ट ए आपका बनकर तैयार हो चुका है। प्रोडक्ट बी के लिए आपको H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? ये K को बाहर निकाल लेगा और H दे देगा। K प्लस है ना, यहाँ पर OH माइनस डालेंगे इसको, और यहाँ पर H जुड़ जाने वाला है, दैट मीन्स COOK अब COOH में कन्वर्ट हो चुका है, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड बन चुकी है। क्लियर क्लियर, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आते हैं FeBr3Br2। अच्छा जी, ये बात है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। Br2 FeBr3, क्या पता है आपको FeBr3 क्या है? भैया ये है लुईस एसिड। इस प्रकार से आप बनाएंगे। इसके पास ना इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, तो ऑक्टेट तो पूरा करके रहेगा। ये जो आप Br2 देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर Br2 जो आप देख पा रहे हैं वो Br पॉजिटिव एंड Br निगेटिव मान लेते हैं, ऐसे करके डेल पॉजिटिव कर लीजिए। क्या दिक्कत है भैया, डेल पॉजिटिव कर लेते हैं। अब एक ब्रोमीन को खींचेगा, कैसे खींचेगा, या फिर आप ऐसे समझें, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा, करेगा ना? बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल करेगा। आपको ये लिख लेना है कि FeBr3 FeCl3 ये लुईस एसिड होते हैं, ये निगेटिव को खींचने की ताकत रखते हैं, निगेटिव को खींच लेने वाले हैं। यानी कि अब बन जाने वाला है FeBr4 निगेटिव, क्योंकि निगेटिव भी तो आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर Br पॉजिटिव छूट जाने वाला है। अब ये कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा। तो ये जनाब ये बेंजीन पर अटैक करने वाला है, ये बेंजीन पर अटैक करने वाला है। COOH तो रहेगा ही रहेगा। अब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो जनाब यस, यहाँ पर आप ब्रोमीन का एडिशन कर देने वाले, और यस यही है आपका प्रोडक्ट सी जो आपसे पूछा गया है। चलिए, प्रोडक्ट सी नहीं जनाब, यहाँ पर ओके ओके प्रोडक्ट सी ही है, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। प्रोडक्ट सी यानी कि दूसरा क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट सी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं, तो जनाब बताइए कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर? ओपन कर लें क्या इसको? चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी। हालांकि ये सब आपको आता है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड OH बता देंगे ना आप कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, सिंपल। यहाँ पर 4 लिखिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई बॉन्ड्स। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होता तो आप 8 लिख रहे होते। यहाँ पर AlCl3 है, ये क्या है? लुईस एसिड है। ओके जनाब, लुईस एसिड है। हाँ जी, तो ये रही बेंजीन, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके बनाना चाहते हैं, जो आपने ये बनाया है ना। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में ही अभी पता चल जाने वाला है। ऐसे उल्टा करें, कन्फ्यूजन हो रही है। यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं, ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? यस। डबल बॉन्ड हो यहाँ पर, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं AlCl3 के साथ, तो यहाँ से ये इस तरीके से टूटने वाला है ना। ये टूटेगा तो ये खुल जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O खुलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए ध्यान से जनाब, ऐसे हो जाएगा, और जो यहाँ से अलग हुआ है वो बेंजीन से जुड़ जाएगा। सिंपल है ना, पॉजिटिव भी जनरेट होगा जनाब। यहाँ नहीं कि ऐसे आप करेंगे, और ध्यान से डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी हम लगा देंगे,
और डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी होगा, तो ये थोड़ा ऐसे होगा ना, यानी कि OH यहाँ से जुड़ने वाला है। इसको अभी बेंजीन से जोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर OH लिख लेना है। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब। सॉरी, प्रोडक्ट ए आप बना चुके हैं, प्रोडक्ट ए बना चुके हैं। कैसे बनाया हमने, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर बेंजीन थी आपके पास, इसको हमने बस उल्टा कर दिया है ताकि आप समझ पाएं। AlCl3 है, लुईस एसिड होता है, तो जनाब ये ब्रेक होने वाला है, O ओपन होगा और यहाँ पर OH भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव होगा ना, OH चाहिए इसको, H चाहिए तो OH बन जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव भी जनरेट होगा, इसकी वजह से बेंजीन से जुड़ जाने वाला है। ये जनाब यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अगर समस्या है तो यस, क्लियर। अब क्या है, ओहो, अब हम कराने वाले हैं इसकी रिएक्शन किसके साथ, ZnHgHCl के साथ। तो क्या डायरेक्ट मेथड आपको याद है इसका, बताइए बताइए। याद नहीं है तो याद करिए। हम बोल रहे हैं डबल बॉन्ड O को तोड़ो, कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O है ना, कार्बोनिल ग्रुप के डबल बॉन्ड O को तोड़ो, HH बांट दो। ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पर 2H दे देंगे, यहाँ पर 2H दे देंगे और बात क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने डायरेक्ट मेथड याद किया। फटाफट से हम क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं। आपने यहाँ पर भी 2 बॉन्ड तोड़े, 2H यहाँ पर दिए, राइट, 2H नीचे भी दे दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कार्बोनिल का डबल बॉन्ड नजर आया, कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड नजर आया, तो यहाँ पर भी आपने दोनों बॉन्ड तोड़े, इस जगह पर भी H+ दे दिया, HH दे दिया। और जैसे ही आपने ये किया, -1 को आपने इन्विटेशन कार्ड भेज दिया है जनाब, राइट। क्यों? क्योंकि आपको साथ में ये भी तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, नोट डालकर लिख लेंगे अपनी शॉर्ट कॉपी में कि जो भी लिखा हुआ है ना, ये ZnHgHCl नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए इसकी। कमेंट करके बताइएगा जरूर इसकी क्या नेम रिएक्शन है, राइट। कई बार करा चुके हैं, इसलिए बार बार बोलने का कोई सेंस बनता नहीं है। चलिए वापस आते हैं। इसका डायरेक्ट मेथड होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के C डबल बॉन्ड O होता है ना कार्बोनिल ग्रुप में, उसको तोड़ना है, HH दे देना है। बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ नहीं कर सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो होता है ना C डबल बॉन्ड O, उसका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी हिम्मत नहीं है किसी की उसको हाथ भी लगा सके। पर आपने यहाँ हाथ तो जनाब इसके बॉन्ड ही तोड़ दिए हैं, हाथ तो दूर की बात है, तो ये नहीं करना है, राइट। इसके लिए हम इसको रफ कर देंगे। COOH है ना यहाँ पर, COOH, यानी कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स इसके बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते, तो यस, बट इसके हम तोड़ सकते हैं। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि जो बनने वाला है इसको ध्यान से देखेंगे, ऐसे बेंजीन हो जाएगा। ये तो अलग हो चुका ना, यस, यानी कि CH2 बनने वाला है और अभी भी OH बरकरार रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, देखिए प्रोडक्ट भी बन चुका है, अब इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, वो H+ देगा, राइट, H+ देगा, और यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक किया जाएगा, तो यस, H+ यहाँ से जनरेट होगा, तो यानी कि OH2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ये से यहाँ से ऐसे बाहर चला जाने वाला, ये बाहर जाएगा, तो यस जनाब, ये रिंग कंप्लीट हो जाने वाली है, क्योंकि अब वो उसके साथ जुड़ जाएगी, ऐसे है ना। बट ये डबल बॉन्ड O अभी भी रहेगा, बट ये वाली रिंग अब इस तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है। बोलिए हाँ कि ना, दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं H+ मिलता है H2SO4 से, और ये OH2 पॉजिटिव जनरेट करके बाहर निकाल देगा, तो निश्चित तौर पर ये कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यही है आपका प्रोडक्ट C जो आपसे पूछा गया। आइए देखते हैं प्रोडक्ट C कहाँ पर है, चलिए यहीं से देख लेते हैं। कोर्स में क्या आपको कहीं पर भी दूर दूर तक प्रोडक्ट C नजर आ रहा है भैया? नहीं ना, इसको काट देंगे आसानी से, क्या दिक्कत है इसमें। इसको देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। बेंजीन है, उसके पास ही साइक्लोहेक्सेन है, यानी कि 6 कार्बन की रिंग। जो डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है ना, वो इतनी दूर नहीं है, वो जस्ट यहाँ पर है। देखिए सिर्फ कोई कार्बन बीच में नहीं है, जिस कार्बन पर बेंजीन जुड़ी हुई ना, उसी कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था भैया, काट दो इसको। इसको देख लेते हैं, क्या क्या सेंसलेस ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। यहाँ पर आते हैं बेंजीन, और यस जनाब, यहाँ पर देखिए बेंजीन के पास से ही डबल बॉन्ड O है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है आपको। यहाँ पर डबल बॉन्ड O ऊपर दिखा दिया गया है, जो कि यहाँ पर नीचे आएगा जब भी आप इस रिएक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, प्रोसीड कराने वाले हैं। 1 नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देंगे। तो जनाब हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? ये होता है बेसिकली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका जनाब स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, यहाँ पर ये बेंजीन होगी एंड सल्फर, इस तरीके से क्लोरीन होगा एंड एक ऑक्सीजन जुड़ेगी, एक ऑक्सीजन और जुड़ेगी। तो जनाब ये हो जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता है।
हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस को अलग करने के लिए। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल 1 डिग्री एमाइन है प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो जब हम ऐड करेंगे तो वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, वाइट पीपीटी। एंड 2 डिग्री एमाइन में जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट को ऐड करेंगे तब भी वाइट पीपीटी का ही फॉर्मेशन होगा। एंड जब हम 3 डिग्री एमाइन में हिंसबर्ग रिएजेंट का की रिएक्शन करेंगे तो जनाब हमें कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये तो पता चल जाएगा कि ये 3 डिग्री एमाइन है। एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ। जब हम 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो जब वाइट पीपीटी मिलता है तो उसी वाइट पीपीटी को जब हम KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो पीपीटी डिजॉल्व हो जाती है, वो पीपीटी डिजॉल्व हो जाती है। बट 2 डिग्री कंपाउंड वाली 2 डिग्री एमीन वाली पीपीटी डिजॉल्व नहीं होती है, डज नॉट डिजॉल्व। ऑलराइट, बेसिकली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन, तो इसका मतलब है 1 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देंगी, क्योंकि वही तो वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर रही है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन तो कुछ भी फॉर्म नहीं कर रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखना होगा कि कौन कौन सी 1 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन है, उन्हीं को हम अपने आंसर में काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, तो जनाब ये तो होने से रहा, ये है एमाइड, तो ये भी नहीं होगा। एंड ये होगा 1 डिग्री एमीन, तो ये हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स क्या होते हैं तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। बेसिकली 1 डिग्री एमीन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हो और 2 H जुड़े हों, ये हो जाता है 1 डिग्री एमीन। एंड 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से 2 कार्बन होते हैं और 1 H जुड़ा होता है। एंड 3 डिग्री एमीन में, ये आई थिंक आपको पता ही होगा, 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं। ऑलराइट, वेरी सिंपल। एंड नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है और दो H जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन, तो जनाब ये हमारे आंसर में काउंट होगा। एंड ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 1 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन को ही काउंट करना है। एंड जब आप इसको देखेंगे, ये देखिए जनाब ये अलग कंपाउंड है, इसको मैच मत कर देना। और जब आप इसको देखेंगे ये होगा 2 डिग्री एमीन, तो निश्चित तौर पे ये हमारे आंसर में काउंट होगा। एंड ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन, तो ये भी आंसर में काउंट होगा। और अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, और ये भी 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से तो H जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा, क्योंकि जनाब ये है 2 डिग्री। ऑलराइट, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एनिलीन ही नहीं है, ये है 1 डिग्री, तो ये भी आंसर में काउंट होगा। एंड ये तो एमाइड है, तो ये आंसर में काउंट नहीं होगा। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं काउंटिंग करके कितने नंबर ऑफ कंपाउंड है जो हिंसबर्ग रिएजेंट देंगे। 1 2 3 4 5, तो जनाब इसका आंसर हो जाएगा 5। हम पेन चेंज करके इसका आंसर लिखना चाहेंगे, इसका आंसर होगा 5। तो जनाब आपको यहाँ पर 5 लिखना होगा, 1 2 3 4 5। ये 5 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देंगे। ऑलराइट, ये सारे के सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, नाउ फॉलोइंग इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, आइडेंटिफाई रिएजेंट ए एंड बी। तो जनाब हमें रिएजेंट ए एंड रिएजेंट बी के बारे में बताना है। एनिलीन की रिएक्शन जब हम रिएजेंट ए के साथ करवाएंगे तो जनाब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। एंड उसकी रिएक्शन जब हम बी के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें स्कारलेट रेड डाई का फॉर्मेशन होगा। तो जनाब यहाँ से आप डायरेक्टली देख के समझ पा रहे होंगे कि एनिलीन की रिएक्शन जब हम रिएजेंट ए के साथ करवाएंगे तो हमें ये बेंजीन डायजोटाइजेशन रिएक्शन मिलेगी। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि एनिलीन की रिएक्शन जब हमने NaNO2HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ करवाई तो जनाब हमें ये प्रोडक्ट मिला। ऑलराइट, और वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा रिएजेंट हमें चाहिए। तो निश्चित तौर पे रिएजेंट ए NaNO2HCl ही होगा, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जनाब ऑप्शन ए तो यहीं से हट जाएगा, क्योंकि HNO3H2SO4 लिखा हुआ है, NaNO2 ये NaNO2 ही होगा। राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है एंड ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। ये NaNO2 है, ये निश्चित तौर पे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है। ऑलराइट, ओके, थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं यहाँ पर, आप निश्चित तौर पे समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड इन सभी में लिखा हुआ है। एंड नाउ अब इसके बाद हम बी, इसको हम थोड़ा सा सही से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जनाब होगा N2 प्लस, फिलहाल हम Cl को यहाँ से
हटा देते हैं और जब हम इसकी रिएक्शन BNaOH के साथ करवाएंगे और यहाँ पर होगा बी, ऐसा क्या होगा कि इसके बाद जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो वो रेड डाई हो। तो जनाब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेन चेंज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल बी की जगह पे अगर ये होता, एक सेकेंड, इस तरीके से यहाँ पर जनाब NH2 यानी कि एनिलीन होता। जब इन दोनों की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करवाई जाती तो ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच हो जाता। जनाब बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही आप बनाएंगे ये एंड यहाँ पर N, निश्चित तौर पे एक बॉन्ड हट जाएगा और ये वाला कार्बन ला करके इसके साथ जोड़ना है, राइट। तो बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे, ये वाला कार्बन ला करके हमने इसके साथ जोड़ा तो ये वाला NH2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो हमने बनाया है अभी अभी, इसको हम बोलते हैं एनिलीन येलो डाई। एनिलीन येलो डाई। और हमसे पूछा गया है स्कारलेट रेड डाई, बट फिर भी हमने आपको ये एक्सप्लेन किया और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इस बार तो हमसे ये स्कारलेट रेड डाई के बारे में पूछा हुआ है, बट यहाँ पर एनिलीन के साथ यदि रिएक्शन करवा दी तो एनिलीन येलो डाई बनता है। ऑलराइट, यदि एनिलीन के बजाय OH होता, मतलब एनिलीन के बजाय यहाँ पर फिनॉल होता तो क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता। तो फिर भी हम एक बार उस चीज को भी ड्रॉ करना चाहेंगे ब्लू पेन से। फिनॉल यहाँ पर इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे एंड एक बार फिर से ये वाला कार्बन यहाँ से आकर अटैच होगा। ऑलराइट, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है जनाब, थोड़ी सी हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे, राइट। एंड यहाँ पर N पहले से ही था, डबल बॉन्ड N। बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना है कि कहीं पर भी कुछ भी हमसे छूटे ना। ये वाला जो कंपाउंड आपको बना है यहाँ पर ये होगा फिनॉल ऑरेंज डाई, राइट। ये सारी चीजें जनाब आपको आनी चाहिए। एंड नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। ओके, स्कारलेट रेड डाई हमें चाहिए। स्कारलेट रेड डाई हमें तभी मिलती है जब हम बीटा नेफ्थॉल के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तब जाकर हमें स्कारलेट रेड डाई मिलती है। तो हम थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे ताकि हमें स्पेस मिल सके। तो एक बार फिर से हम अपने रेड पेन को वापस लेकर आना चाहेंगे। ये रहा हमारा रेड पेन एंड जस्ट अ सेकेंड, इसकी रिएक्शन हम बीटा नेफ्थॉल के साथ करवाएंगे। बीटा नेफ्थॉल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये होता है बीटा नेफ्थॉल इस तरीके से एंड यहाँ पर OH होता है, इसे हम बीटा नेफ्थॉल बोलते हैं, राइट। एंड जब बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करवाएंगे तो जनाब हमें मिलेगा स्कारलेट रेड डाई। और ये किस तरीके से होगा, ये वाला कार्बन जनाब यहाँ से आके जुड़ जाएगा। और अब हमें बहुत ही ध्यान से इस प्रोडक्ट को बनाना है, कुछ भी गलती होनी नहीं चाहिए हमसे। ये वाला, एक सेकेंड, इस बेंजीन को जनाब कंप्लीट करते हुए ही रखना है एंड ये वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से हम बनाने की कोशिश करेंगे। राइट, आई थिंक कोई भी गलती हमसे अभी तक नहीं हुई है। ओके, एंड यहाँ पर OH लग जाएगा और ये वाला हम थोड़ा सा हटाना चाहेंगे, हमने एक्स्ट्रा बना दिया इसको। ओके, दैट्स गुड। जनाब इसी को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ही हम बोलते हैं स्कारलेट रेड डाई। स्कारलेट रेड डाई। ओके, तो हमें देखना है कि बीटा नेफ्थॉल बी, जो यहाँ पे बी रीजेंट दिया हुआ है वो एक्चुअली बीटा नेफ्थॉल है। तो क्या किसी ऑप्शन में बीटा नेफ्थॉल है? तो जनाब ये तो फिनॉल हो गया, ये एनिलीन हो गया, तो ये कोई भी आंसर होने से रहे। एंड ये रहा हमारा बीटा नेफ्थॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये रिएक्शन है और ये क्या है, Me2NH2 इक्विवेलेंट, यानी कि 2 बार अटैक कर सकता है। गॉट इट? आइए 2 बार अटैक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसे बना देंगे और यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर है? यस। अब क्या है, Me2NH है ना, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो फटाक से वो अटैक कर देगा, है ना। और अटैक कहाँ पर करने वाला है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तभी आकर के ये वाला बॉन्ड ऐसे होगा और ये Br बाहर चला जाने वाला है। अरे हाँ या ना? यस, होना चाहिए जनाब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा साइड में करते हैं, प्रोडक्ट यहीं पर बना लेते हैं।
इसलिए यहाँ पर नहीं नीचे बना लेंगे, अदरवाइज वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, आपने इसको यहाँ पर अटैक कराया तो NMe2 यहीं पर जुड़ेगा, दिक्कत तो नहीं है। N और Me यहाँ पर एक ऐसे कर दीजिए, Me यहाँ पर ऐसे कर देंगे, मिथाइल ना, और ये डबल बॉन्ड ऐसे हो चुका है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और ये ब्रोमीन बाहर जा चुका है। क्लियर, तो ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है और यहाँ पर हम थोड़ा ब्रोमीन भी लिख लेते हैं। ओके, और अब यहाँ पर होगा इंटरनल अटैक, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो कलाकारी तो निश्चित तौर पे करेगा। ये यहाँ पर अटैक करने वाला है और ये जो ब्रोमीन देख पा रहे हैं ना उसको बाहर निकाल कर फेंक देगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। और पता होना चाहिए आपको, अभी तक आपने Me2NH का एक ही इक्विवेलेंट यूज किया है, दूसरा बाकी है अभी, दूसरा बाकी है। यानी कि चलिए एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इसने यहाँ पर अटैक कर दिया है, तो देखिए इसको डबल बॉन्ड पहले पूरा कर लिया जाए। अब बहुत ध्यान से देखना है, ब्रोमीन तो बाहर जा चुका है बट इसने यहाँ पर अटैक किया है, दैट मीन्स देखिए N का बॉन्ड यहाँ से तो बना ही रहेगा और अब यहाँ से भी बन जाने वाला है। क्लियर है ना, क्योंकि इसने यहाँ पर अटैक कर दिया और Me आप अभी अभी जोड़ सकते हैं इस पर। अब जनाब यहाँ पर एक पॉजिटिव भी हो जाने वाला है, सही है। अब एक बार फिर से अटैक करेगा ये Me2NH अटैक करने वाला है और एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें, येलो वाला, लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। अब ये देखिए अटैक करने वाला है इस तरीके से, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और ये जो पूरा है ना इसको ऊपर भेज देगा। अरे जब वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये NMe2 ऊपर चला जाएगा ना इसके पास, यस इसके पास आ जाएगा। चलिए इसको बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा और यस ये यहाँ पर ये NMe2 इस तरीके से बन जाने वाला है और इसने यहाँ पर अटैक कर दिया था, तो यानी कि NMe2 इसकी वजह से यहाँ पर भी जुड़ जाने वाला है, NMe2 यहाँ पर भी जुड़ जाने वाला है, Me मिथाइल। और ये डबल बॉन्ड कैसे भूल गए हम, नहीं भूलना है डबल बॉन्ड। फाइनली ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इक्विवेलेंट थे, हमने एक बार रिएक्शन यहाँ पर अटैक करवाया और एक बार हमने अटैक यहाँ पर करवाया, बीच में इंटरनल अटैक हो गया। अगर इंटरनल अटैक होता है ना तो उससे हम सबसे पहले करवाते हैं। क्लियर है, देखिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है, डबल बॉन्ड और एडजेसेंट कार्बन से NMe2 जुड़े होने चाहिए। डबल बॉन्ड कौन सा ऑप्शन होने वाला है, डबल बॉन्ड, तो उसके पास आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 ही सही है ना, NMe2 ध्यान से देखना है, डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड ये सामने वाले से, ओके यानी कि ये वाला गलत नहीं होगा, गलत हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा ये वाला, N नहीं, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से कुछ नहीं जुड़ेगा। यस ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राइट, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाने वाला है, क्योंकि आप देख पाएंगे डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़कर NMe2, डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़कर NMe2 और इस तरफ डायरेक्ट, क्लियर है, इस तरफ डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाने वाला है। आपको बहुत ही शिद्दत के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज गलती हो सकती है। यहाँ पर थैलेमाइड इज मेड टू अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, राइट। यहाँ पर आपको थैलेमाइड दिया हुआ है, देन KOH एंड बेंजाइल क्लोराइड के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है P, उसमें पूछा गया है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। अरे हाँ कि ना, यस। आइए आपको थोड़ा सा हम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक क्या मतलब, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। ये आपको स्टेप समझाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए। पहले तो थैलेमाइड बना लें, यस ये थैलेमाइड हो जाएगा। लिख दें क्या हम, बिल्कुल जी लिखेंगे थैलेमाइड, राइट। इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं किसी बेस के साथ, तो चलिए KOH लिखने वाले हैं हम और साथ में RX। अरे बेंजाइल क्लोराइड है ना, तो उसको RX लिख सकते हैं, यस। जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना तो H को हटाइए, जो H दिखाई पड़ रहा है ना ये क्या है, एसिडिक H है ना, यस H को हटाइए। H को हटाने के बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पर R जोड़ देना है, RX से R निकालकर यहाँ पर जोड़ देना है और यस आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है। आइए आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करी गई थी, अब हम इस क्वेश्चन पर वापस से आते हैं। एक बार फिर से थैलेमाइड को बनाया जाएगा, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, देन यहाँ पर N और H। क्या आपको पता है ये एसिडिक H है, पता है ना, यस। अगर आपको नहीं पता है एसिडिक H क्या होता है तो चलिए थोड़ा बता देते हैं। एसिडिक H कौन कौन से होते हैं, OH, राइट, SH, और जैसा कि यहाँ पर है NH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सभी H जो है एसिडिक H होते हैं, यानी कि ये बेस के द्वारा बहुत ही आसानी से खींच लिए जाएंगे। अगर कोई बेस है तो उनको वो जरूर से खींच लेगा, और यहाँ पर KOH अगर आपको मिलता है तो ये जनाब ये इसको खींच लेगा, यानी कि N नेगेटिव बन जाने वाला है। अरे हाँ कि ना, H प्लस जाएगा दैट मीन्स N नेगेटिव बनने वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही N नेगेटिव बन जाएगा रिएक्शन तो होगी ही होगी, क्योंकि अटैक होने वाला है, राइट। अगर नेगेटिव मिल रहा है तो वो अटैक करेगा ही करेगा।
और ये N नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा। अब जनाब आइए बेंजाइल क्लोराइड बनाते हैं, बेंजाइल क्लोराइड बनाते हैं। इसको ऐसे कर लेंगे, बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर बनाने वाले हैं। बेंजीन पर CH2 लगा देंगे हम और उसको Cl से जोड़ देंगे। अरे यही तो होता है बेंजाइल क्लोराइड। यस, अब ये निगेटिव जो है अटैक करने वाला है इस तरीके से इस कार्बन पर और इसको बाहर निकाल करके फेंक देगा। अरे हाँ या ना, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा ना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। दैट मीन्स N से आपको इसे जोड़ना पड़ेगा, CH2 एंड बेंजीन। आइए जोड़ते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स को ओपन कर ले हम। C डबल बॉन्ड O, N एच डी रखिए अभी के लिए, C डबल बॉन्ड O N, और इसी N से आपको जोड़ देना है CH2 और साथ में फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। चलिए यहाँ पर भी बॉन्ड्स ओपन कर दिए जाएं क्योंकि आपको पाई बॉन्ड की काउंटिंग करनी है। हालांकि इसमें परेशान आप होंगे नहीं, राइट। पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है, करिए जनाब। 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर आपको बेंजीन में मिलने वाले हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और 3 एक बार फिर से बेंजीन में। 3 3 6 7 और 8, 8 पाई बॉन्ड है ना। यस, यहाँ पर 8 लिख देंगे आप। क्या दिक्कत है इसमें, क्या टफ लगा आपको, कुछ भी नहीं लगा ना। बेसिक से जाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। ऑब्वियसली आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर कोई बेस है तो एसिडिक H को खींच लेगा, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव बन जाने वाला है और नेगेटिव अटैक तो करेगा ही करेगा कार्बन। X ग्राम ऑफ इथेनामाइन वाज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद NaNO2HCl followed by hydrolysis to liberate N2 and HCl. The HCl generated was completely neutralized by 0.2 moles of NaOH exchange. अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि दो कॉन्सेप्ट को एक साथ लाने की कोशिश करी गई है, राइट। इसको थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को गायब करने वाले हैं, फिर हम आपको करके बताते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बोलेंगे, बट यस थोड़ा सा अच्छा बोला जा सकता है, राइट। आइए, X ग्राम ऑफ इथेनामाइन, इथेनामाइन यानी कि इथेन 1 अमाइन, हाँ या ना। दैट मीन्स CH3 CH2 NH2, इसे ही हम बोलेंगे इथेनामाइन या फिर इथेन 1 अमाइन। तो आपको इसका इसका वेट ही बताना है। ओके, वाज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl। तो क्या बनेगा बताइए, आप खुद बताएं जनाब। यहाँ पर इसको हटा करके ऐसे कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। आपको लगना चाहिए कि ये रिएजेंट दिया हुआ है। तो NH2 हटेगा, N2 पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें क्या ऐसा है जो आपको परेशान करेगा। NH2 हट करके N2 पॉजिटिव बन जाने वाला है और ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O लिख दें क्या हम, चलिए OH H2O ही लिख देते हैं, हाइड्रोलिसिस, राइट। यानी कि OH नेगेटिव इसको मिल जाने वाला है। OH नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल कर फेंक देगा। दैट मीन्स CH3 CH2 OH बन जाने वाला है। क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है X ग्राम ऑफ इथेनामाइन वाज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद NaNO2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू लिबरेट H2 एंड HCl। अच्छा, ये बना है वो अच्छी बात है, बट N2 और HCl भी तो लिबरेट होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। क्योंकि एक बार यहाँ पे HCl यहाँ पर है और N2 बाहर गया है ना, कहाँ जाएगा, बाहर गया है तो कहीं और भाग नहीं जाएगा। दैट मीन्स N2 भी बनने वाला है। अभी तक आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, ये बाई प्रोडक्ट थे, बट यहाँ पर आपसे बाई प्रोडक्ट के बारे में ही पूछा गया है, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, HCl जनरेटेड वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। अच्छा जी, तो जो ये HCl है, जो HCl जनरेट हुआ है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है बताइए। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब होता है जनाब पूरा खत्म हो गया है। मतलब कोई यहाँ पर वो लिमिटिंग रीजेंट वाले केस की कोई भी जरूरत नहीं है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, दोनों ही कंप्लीट मात्रा में खत्म होने वाले हैं। अरे हाँ या ना, यस। HCl, तो पेन को थोड़ा बदला जाए। HCl किसके साथ न्यूट्रलाइज होगा जनाब, NaOH के साथ। तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब है यहाँ पर आपको लिमिटिंग रीजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितने मोल्स HCl के होंगे उतने ही मोल्स डिजॉल्व होने वाले हैं किसके, क्या है, NaOH। ओके, 0.2 NaOH। तो क्या बनने वाला है, देखिए जो बनेगा उसको छोड़ देना है, उसके बारे में आपसे नहीं पूछा गया है। बस आपको ये बताना है कि अगर 0.2 मोल्स ऑफ NaOH है तो उतने ही मोल्स HCl के भी होने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो HCl बन रहा है तो उसके कितने मोल्स होंगे, 0.2 मोल्स ना। तो यस, यहाँ पर अब हम 0.2 मोल्स लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता करके आए हैं, अगर ये इसके 0.2 मोल्स फॉर्म होने वाले हैं, दैट मीन्स इसके भी 0.2 मोल्स खत्म होंगे। अरे हाँ या ना, क्लियर है ना। दैट मीन्स 0.2 मोल्स इसके भी लगने वाले हैं। और वही आपसे पूछा गया है वेट, यानी कि वेट के लिए क्या करेंगे आप, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ना, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट के लिए हम 0.2 मोल्स और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखिए 2 कार्बन है, दैट मीन्स 24
हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7, दैट मीन्स +7 और नाइट्रोजन 1 है, दैट मीन्स 14, तो 45 है ना, 21 यस 45 हो जाने वाला है। 45 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 यानी कि 9 आ जाने वाला है। 9 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, 9 ग्राम। बताइए यहाँ पर ऐसा क्या था जो आपको नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इतना आना चाहिए ना, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। सिंपल है, आपने निश्चित तौर पे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का बस इतना ही मतलब होता है। इफ 279 ग्राम ऑफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही अटैक करवाना है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिलीन येलो फॉर्म्ड विल बी, अच्छा जी, तो यहाँ पर डाई मिलती है, उसी के बारे में आपसे कहा गया है। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा उबा लेते हैं, है ना, बिल्कुल 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 इस प्रकार से, है ना। ओके चलिए, एनिलीन की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो बहुत आपको फैंसी सा नाम लग रहा होगा, वो फैंसी है नहीं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भैया N2 पॉजिटिव, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव लगाइए, उसी को आप बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ना, वो अटैक करने वाला है, दौड़ कर आएगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आगे आइए, NH2 लिख लेते हैं, देन बेंजीन बना लेंगे हम इस प्रकार से। इस कार्बन पर अटैक किया, दैट मीन्स N डबल बॉन्ड N, और इसी से ही जुड़ जाने वाला है बेंजीन इस प्रकार से, और यही बनने वाला है क्या है, ये येलो। राइट, ये डाई कैसी होती है, येलो ना, ये येलो हो जाएगी। क्लियर है, आइए 279 ग्राम एनिलीन था, 279 ग्राम एनिलीन था, तो क्या होने वाला है, तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि ये कितने ग्राम बनने वाला है। अरे भैया मोल्स को इक्वेट करना जानते हैं ना आप, तो ही 3 कॉन्सेप्ट हैं, बार बार उन पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमको मास्टर करिए, निश्चित तौर पे आप बहुत बेहतर हो पा रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से लगाते हैं, एन एनिलीन इक्वल टू एन डाई, अरे हाँ है ना, क्लियर है ना। मॉलिक्यूलर वेट भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, 279 इसका वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या था 93 ना, इक्वल टू एन डाई, इसका वेट कैलकुलेट करना है आपको। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। 3 नाइट्रोजन है इसके पास, 1 1 2, राइट, 1 1, 3 नाइट्रोजन है तो N3 लिख लेते हैं। कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन यहाँ पर है, नहीं 6 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 6 कार्बन यहाँ पर, दैट मीन्स C12 हो जाएगा। अब बारी है हाइड्रोजन की, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 5 2 7 4 13, H11 ना, यस, 14 3 42, 42 आप कर देंगे, 12 144 हो जाएगा प्लस 11, तो क्या आने वाला है 144 गिरा 155 प्लस 42 197 है ना, 197 आएगा, यस। आप यहाँ पर 197 लिखने वाले हैं, इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 3 से जाने वाला है, 3 इंटू 197 ही इसका वेट होने वाला है, तो क्या आएगा 3 7 1 19 57, यस 591 आ जाने वाला है, 591 ग्राम इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अरे हाँ है ना। If one strand of a DNA has the sequence ATGCTTCA, sequence of the bases in complementary strand, ओके तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DNA बेसिकली 4 नाइट्रोजन बेसेस से बना होता है, 4 नाइट्रोजन बेसेज, राइट। और वो कौन कौन से होते हैं, हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, A G एंड C T, राइट। और इसको हम प्यूरिन्स बोलते हैं, इसको पिरिमिडीन्स बोलते हैं। एंड अब हम येलो कलर लेंगे, तो बेसिकली ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। फिलहाल आप समझते चलिए, आपको आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। AGCT होते हैं, उसमें से G और C इंटरचेंज होते हैं, यदि ऊपर G होगा तो नीचे C होगा, यदि ऊपर C होगा तो नीचे G होगा, एंड सेम इन A एंड T, राइट। तो बेसिकली DNA कुछ इस तरह का होता है, इस तरीके से, राइट, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। और जब हम इसको ट्विस्ट करके सीधा करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे, तो जनाब ये 2 स्ट्रैंड में ओपन होता है। एक स्ट्रैंड आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको हम रफ करते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन सही से देख पाएँ। ओके, ये स्ट्रैंड हमको एक दिया गया है ATGCTTCA, तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमको बनाना है। तो वो कैसे बनता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ATGCTTCA, राइट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पर लिखा।
अब हम जो आपको बता रहे थे कि जी की जगह पे सी हो जाएगा एंड ए की जगह पे टी हो जाएगा एंड ये वाइस वर्सा। यहाँ पर ए है तो ए के नीचे जनाब क्या होना चाहिए, टी, राइट। ये हम अपना आंसर लिख रहे हैं टी, एंड टी है तो नीचे होना चाहिए ए, यहाँ पर जी है तो नीचे होना चाहिए सी, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था कि जी का सी हो जाएगा एंड सी का जी हो जाएगा, राइट। एंड सी का हो जाएगा जी, टी से ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा एंड यहाँ पर भी टी हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ कोई ऑप्शन है, टी ए सी जी, ओके, टी ए सी जी, फिलहाल टी ए सी जी ए जी टी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद में होना चाहिए था कि ए जी एंड सी टी इस तरीके से होते हैं, जी एंड सी इंटरचेंजेबल होते हैं एंड ए एंड टी इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब कि अगर ए होगा ऊपर तो नीचे आ जाएगा टी, एंड ऊपर टी होगा तो नीचे ए आ जाएगा, ऊपर जी होगा तो नीचे सी आ जाएगा एंड नीचे सी होगा तो ऊपर जी होगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड था एंड ये हो जाएगा हमारा सेकेंड स्ट्रैंड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ओके, दैट्स गुड। नाउ बेसिकली स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज बेसिकली पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, जस्ट अ सेकेंड, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो ए का सेकेंड हो जाएगा क्या, ए का सेकेंड, ओके, ए का सेकेंड हमने एक पता किया जिसकी वजह से हमने ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 को निगलेक्ट कर दिया। अभी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये इसमें दो चीज़ें होती हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन बेसिकली ये होता है अनब्रांच्ड। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में इसका यूज है नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही हर बार क्वेश्चन वापस आते हैं पीवाईक्यूज में, राइट। तो यहाँ पर होगा ब्रांच्ड, एमाइलोज अनब्रांच्ड एंड एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड, ओके। एंड अभी हम बात करेंगे सेल्यूलोज की, ओके। तो व्हाट इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में हम कहेंगे दिस इज द पॉलीमर ऑफ स्ट्रेट चेन, नॉट पॉलीमर, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, राइट, बीटा डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि बी का हो जाएगा जनाब थर्ड, बी का थर्ड। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होगा। आपने दो सही से पता थे आपको एंड आपने आंसर को मार्क कर दिया, राइट। फिर भी हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड तो जनाब न्यूक्लियोटाइड की कॉम्बिनेशन से बनता है, राइट। न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से ही न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा फर्स्ट। ये तो बहुत ही ईजी था, ये आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा। एंड नाउ प्रोटीन, ये जनाब कितनी बार इस लाइन को हम रिपीट करें, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, राइट। डी का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले दो फिर भी थोड़े से टफ थे, बट सी एंड डी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन तो कई बार रिपीट हो चुके हैं, राइट। तो निश्चित तौर पे ये इस क्वेश्चन को भी हम इजी की कैटेगरी में ही रखेंगे। फिर भी आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, स्टार्च क्या होता है, प्रोटीन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, राइट। उसमें एमाइलोज अनब्रांच्ड होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है एंड सेल्यूलोज इज बेसिकली स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो जनाब आप संभाल लीजिएगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आप समझ पाएं, राइट। स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, राइट। और भी कुछ हमें लगता नहीं कि यहाँ पर बताने की जरूरत है। 52 को पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, जनाब करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड्स इज, ओके, ए बी सी डी ई। जनाब हमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें को बताने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली हमें कितने स्टेटमेंट सही हैं ये हमें बताना है। स्टेटमेंट ए, RNA इज रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। RNA नहीं जनाब, DNA होना चाहिए यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। यहाँ पर भले ही आपको इतना समझ आ गया है कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर DNA होना चाहिए था। DNA इज रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये लाइन हूबहू आपको याद होनी चाहिए। आई रिपीट, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, उनका सही स्टेटमेंट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इंप्रूव कर पा रहे होंगे। सही वाले के बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, बट जो गलत है वो क्यों गलत है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ स्टेटमेंट 2, DNA, स्टेटमेंट बी, DNA मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बिल्कुल सही। एंड नाउ स्टेटमेंट सी, DNA सिंथेसाइजेज प्रोटीन इन द सेल। जनाब DNA नहीं, यहाँ पर RNA होगा। इसको हम कट नहीं करते हैं क्योंकि जनाब यहाँ पर वो क्वेश्चन को तो हम कट नहीं कर सकते ना, इसको हम हटाते हैं, ओके। DNA सिंथेसाइजेज प्रोटीन इन द सेल, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। RNA सिंथेसाइजेज प्रोटीन इन द सेल, राइट। एंड नाउ द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन DNA, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट।
डी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, कोई भी गलती यहाँ पर है नहीं। द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, बिल्कुल सही। एंड नाउ आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट बी, डी एंड ई, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो जनाब इसका आंसर हो जाएगा 3, राइट। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आरएनए नहीं डीएनए होना चाहिए था, यहाँ पर डीएनए नहीं आरएनए होना चाहिए था। पढ़ना है भैया, पढ़ना है, याद कर लेना है, क्या दिक्कत है इसमें। वनिलीन कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वनीला बीन्स, अच्छा ये हमको बताया गया है। हैज टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि एक वनिलीन कंपाउंड होता है जिसको हम कहाँ से पाते हैं, वनीला बीन से ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा तभी जाकर आप बता पाएंगे टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जनाब इसका स्ट्रक्चर हमको आता है, आपको भी आना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक ईथर ग्रुप होगा एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने वाला है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसको हम फिनोलिक एल्डिहाइड भी बोल रहे होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्कोहल एंड ईथर भी जोड़ना है। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। तो CHO को हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पाई बॉन्ड्स दिखाने हैं ना। कार्बन इस तरीके से H कर लेंगे और जनाब ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, है ना। इसकी रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर ही हम OH लगाते हैं और इसके पास हम OCH3 यानी कि ईथर लगा देंगे। एंड यस, आपका वनिलीन बनकर के तैयार हो गया है। CANILLIN, ये हो जाएगी वनिलीन की स्पेलिंग, है ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। एक बार देखेंगे आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन कितने हैं भैया? ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है ना। देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक CHO ग्रुप में, है ना। 3 ऑक्सीजन हो गए आपके पास, ग्रेट। तो हम पूछा गया है आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है, पाई बॉन्ड्स नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो जाएगा एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ, है ना। दैट मीन्स 1 2 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर। दैट मीन्स 4 पाई बॉन्ड्स आपके पास हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले। अरे हाँ, है ना। यस, 8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपसे इन दोनों का सम पूछा गया है। दैट मीन्स 11 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ, है ना। यस, 8 अप्रैल शिफ्ट 1। तो आपके पास ये क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जनाब। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके पास है। ऊपर CHO, नीचे CH2OH और बीच में 4 कार्बन, है ना। यहाँ पर भी आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन स्ट्रक्चर, ओके। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये 1 1 नहीं 1 2 होने वाला है ना। और 3 नीचे लिखा हुआ है, यस 3 4 लिखा हुआ है। क्लियर है बात? कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद Br2 वाटर, यानी कि Br2 वाटर दैट मीन्स ब्रोमीन वाटर के साथ क्या ये ऑक्सीडाइज होकर के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा? नहीं भैया, Br2 वाटर के साथ ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। राइट, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ये इसके साथ, Br2 वाटर यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ। पता होनी चाहिए सारी बातें। ब्रोमीन वाटर के साथ, सॉरी, ग्लूकोज किसके साथ क्या क्या बनाता है ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ग्लूकोज HNO3 के साथ सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, HI रेड फास्फोरस के साथ N-हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना। NH4OH के साथ ऑक्साइम का फॉर्मेशन करने वाला है। कई बार आपसे पूछा गया है ना, तो पढ़ के जाना है भैया। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही आपका सही आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, राइट। विल कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद 2 अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर, सही बात है। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CHO डज नॉट गिव स्किप टेस्ट, यस, ये स्किप टेस्ट नहीं देता है, नहीं देता है स्किप टेस्ट ये। एज 4 एसिमेट्रिक कार्बन, यस 4 एसिमेट्रिक यानी कि 4 कायरल कार्बन है इसके पास। देख सकते हैं आप 1 2 3 4, ये चारों के चारों कायरल ही हैं, है ना। दैट मीन्स यहाँ हर एक कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। द नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड सॉल्ट्स, ओहो, कलर पूछ लिया गया है आपसे। एंड कलर याद करना थोड़ा सा टफ काम है ना। व्हाइट कलर्ड सॉल्ट्स अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पर ABCDEFGHIJ इतने दिए हुए हैं। एंड आपसे यहाँ पर पूछा गया कितने हैं जो व्हाइट कलर्ड का सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि देखना होगा आपको किसका किसका कलर व्हाइट है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी के हम कलर लिख देते हैं। आपको याद जरूर से कर लेना है, अगर कोई नहीं याद है तो याद कर लेना है, आगे भी पूछा जा सकता है ना। 2-3 तो आपको याद भी होंगे इसमें से। चलिए, पहला वाला क्या है? व्हाइट कलर का, है ना। पहला व्हाइट कलर का है। एंड दूसरा MgNH4PO4, ये भी जनाब व्हाइट कलर का ही होता है। BaCrO4 ये होता है येलो कलर का। BaSO4 ये हो जाता है येलो कलर। MnOH वोल्टाइज, इसका भी कलर व्हाइट ही होता है। PbSO4 ये तो आपको पक्का याद होगा, इसका भी कलर व्हाइट ही होता है ना। PbCrO4 ये हो जाता है येलो कलर का। PbCrO4 येलो कलर होता है इसका। और AgBr इसका भी पेल येलो होता है। पेल येलो लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। PbI2 ये भी जनाब येलो कलर का ही होता है। और CaC2O4 ये भी आपका व्हाइट कलर हो जाता है। एंड यस, हियर इट इज, लास्ट वन इज ब्राउन रेड, है ना।
ये अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है ना। ये क्वेश्चन याद करने पर ही था। चलिए काउंटिंग कर लेंगे हम, कितने हैं व्हाइट कलर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 व्हाइट कलर के हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप करेक्ट आंसर लिखेंगे 5, है ना। करेक्ट आंसर यही हो जाने वाला है, आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फंस जाएंगे। देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया है आपसे, द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर बात है? यस। द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद H2SO4, चलिए सॉल्ट मान लेते हैं हम Na2S, है ना, प्लस H2SO4। क्लियर बात है? यस। क्या बनने वाला है, टर्न्स a piece of paper dipped in lead acetate into black, it is a confirmatory test of sulfide ion। देखिए ध्यान से, जब इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं आप तो क्या बनेगा, Na2 और SO4 देन H2S, Na2SO4 बनेगा और साथ में H2S गैस बनने वाली है। क्लियर बात है? यस। अब आपसे कहा गया है H2S को आप कहां पर डिप करेंगे, इस लेड एसिटेट में, है ना। दैट मीन्स CH3COO होल ट्वाइस Pb, इसी को हम बोलते हैं लेड एसिटेट। इसकी रिएक्शन जब आप H2S के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो जनाब बनने वाला है PbS, बोले तो लेड सल्फाइड। एंड इसी का रंग होता है, क्या रंग होता है इसका, ब्लैक। अरे हाँ या ना, ब्लैक कलर इसी का होता है, एंड यही आपसे कहा गया है, राइट। देखिए द गैस लिबरेटेड, यानी कि गैस ये है, H2S गैस होती है, हमने आपसे बताया अभी भी। द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो ये गैस बनेगी। टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसिटेट, लेड एसिटेट में एक पेपर था जिसको उसने ब्लैक में बदल दिया है, एक दिखाई दे रहा है ना, इनटू ब्लैक। इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। यस इंडीड, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। ओके, सल्फाइड आयन होने वाला है ये ऑब्वियसली। सेकेंड को देखिए, इन स्टेटमेंट फर्स्ट द कलर ऑफ पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, है ना, यानी कि ये वाला भी सही होगा। आपको ऐसा ही लगा, पर भैया ये गलत है। ओहो, गलत है, क्यों गलत है, अपनी आंखों को जरा आम पे लगाएं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सल्फाइट, SULPHITE, भैया यहाँ पर टी लिखा हुआ है, और वो हमने क्या बोला था, सल्फाइड। दैट मीन्स जो हमने बोला वो क्या था, SULPHIDE, और जो लिखा हुआ है ये क्या है, TE, दिखाई दे रहा है ना, टी। सल्फाइड का मतलब होता है PbSO4। अरे हाँ या ना, यस। जो लेड सल्फाइड आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सॉरी लेड सल्फाइड जो आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, उसका मतलब होता है PbSO4, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है PbSO4। बट जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, PbS, यानी कि लेड सल्फाइड की वजह से, है ना। तो जनाब ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये आपसे गलती करवाने की ताकत रखता है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे ये आएगा आप बहुत जल्दी में होंगे, आप लेड सल्फाइड वगैरह दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाने वाला है इसका, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस बना के रखना है। नंबर ऑफ मेटल आयंस कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा यह क्वेश्चन, किसी भी कीमत में नहीं होगा। फ्लेम टेस्ट आपसे पूछा गया है ना। तो फ्लेम टेस्ट आपको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, देखिए ध्यान से देखना है। तो इस समय हमें आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे चाहिए, राइट, पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। जो हम बनाने वाले हैं वो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इस प्रकार से करेंगे हम, ऐसा कुछ, है ना। अब भैया ये डिजाइन बनाने के लिए हम नहीं बैठे हैं, कुछ तो होगा तभी बना रहे हैं। यस, ध्यान से देखना है। विब ग्योर पढ़ा है ना, तो वी यहाँ पर लिखते हैं, आई को गायब करते हैं, विब ग्योर, GYOR ऐसे लिख लेंगे हम, है ना। इस वाली लाइन को थोड़ा सही कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा सही कर देते हैं इस बार, इस तरीके से, ताकि हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल पाए। अब जो निमोनिक हम बोलने वाले हैं वो देखिए हमने खुद नहीं बनाई है ना, हमने भी कहीं से देखी थी, हमें अच्छी लगी तो हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर है? यस, बाकी आपके काम आ जाए वो काफ़ी होगा। हमने कहीं से भी ली हो, आपने कहीं से भी याद करी हो, वो मैटर नहीं करता है ज़्यादा। क्लियर बात है। तो निमोनिक क्या है, लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, राइट। तो लिखने वाले हैं हम, लेकर सरकार रब के साथ, यहां पर रब होने वाला है इस लाइन पर, रब के साथ पागल क्यों बनाना, PA और एक यहां पर सोडियम हो जाने वाला है ना, इस प्रकार से। देखिए बहुत ध्यान से, फ्लेम टेस्ट जब आप करवाते हैं ना, तो देखिए पूरा फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए आपका। जब आप फ्लेम टेस्ट करवाते हैं लिथियम का एंड Ca यानी कि कैल्शियम, Sr, स्ट्रोंशियम,
तो इस केस में आपको रेड कलर मिल रहा होता है। अरे हाँ या ना, समझ आ रही बातें? यस। फ्लेम टेस्ट यहाँ पर जो पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा अभी जस्ट सेकेंड। यहाँ पर आप उसको पूरा फोकस आपका होना चाहिए। लिथियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम तीनों ही रेड कलर देने वाले हैं फ्लेम टेस्ट में, है ना। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि यानी कि पोटेशियम वॉयलेट कलर देने वाला है ना, विबग्योर वॉयलेट, एंड ये सीजियम एंड पीबी लेड वगैरह ब्लू देने वाला है। एंड इस केस में कॉपर आप देख पा रहे हैं, तो कॉपर कैसा देगा? ब्लू ग्रीन, है ना, बीच में दिखाई दे रहा है आपको, लाइन पर है, यानी कि ब्लू ग्रीन कलर देने वाला है। तो ये इस बात को आप याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली। आप निमोनिक लिखना चाहें लिख लें। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना। अरे हाँ या ना, याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। ये फ्लेम टेस्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए क्वेश्चन पर, आपसे क्या कहा गया है? फ्लेम टेस्ट। तो आपको यहाँ पर कलर वगैरह नहीं पूछा गया है, सिर्फ फ्लेम टेस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ना, वही सब फ्लेम टेस्ट देने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखिए कौन कौन देंगे। Sr2+ है, यस, Sr आपको दिखाई दे जाने वाला है सरकार के केस में, ओके। Ba2+ ऑब्वियसली है, Ba। कैल्शियम ऑब्वियसली कैल्शियम भी देगा। कॉपर, यस। जिंक नहीं है यहाँ पर, है ना, जिंक नहीं है, जिंक नहीं देगा। CO यानी कि कोबाल्ट, कोबाल्ट भी नहीं है। एंड आयरन भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स ये 4 ऐसे हैं जो फ्लेम टेस्ट देने वाले हैं। बताइए याद कर सकते हैं आप इसको कि नहीं? इतना आसान हो गया आपके लिए। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4। Shift 2. During the detection of acidic radical present in a salt, a student gets a pale yellow precipitate. कलर याद होंगे तो बात बन जाएगी आपकी। A pale yellow precipitate soluble with difficulty. अच्छा, soluble with difficulty, soluble तो है और बड़ी मुश्किल से soluble है। किसमें? NH4OH solution में। When sodium carbonate extract was first acidified with dilute HNO3 and then AgNO3 solution was added. This indicate presence of. इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि हमारा दिमाग हिल गया पढ़ते पढ़ते, है ना। देखिए बाकी कुछ आपको समझ में आया हो या ना आया हो, पर ये जरूर आया होगा। पेल येलो प्रेसिपिटेट ये कहाँ पर बनती है? पेल येलो प्रेसिपिटेट का मतलब हो जाएगा AgBr। देखिए AgBr अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए कहाँ पर ये PYQ पूछा गया है। जनवरी अटेम्प्ट 2024 में ये कलर्स वाले पूछे गए थे आपसे। देखिए AgBr दिखाई दे रहा है, AgBr हमने पेल येलो कलर बताया है इसका, और यहाँ पर पेल येलो कलर ही आपको दिया गया है। इंपॉर्टेंस कलरिंग की बहुत ज्यादा है, आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन आपके पास होगा नहीं, है ना। पेल येलो प्रेसिपिटेट AgBr की होती है, तो इसका मतलब Br निगेटिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझते हैं। क्योंकि क्या लिखा हुआ है आपके पास? AgNO3 देख पा रहे हैं ना। एंड देन AgNO3 सॉल्यूशन वाज एडेड। देखिए Br निगेटिव की जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं AgNO3 के साथ, तब जाकर के आपको AgBr मिल रहा होगा, है ना। AgBr जिसका कलर पेल येलो होता है, अभी भी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया। इस साइन का मतलब होता है PPT, है ना, और साथ में NO3 निगेटिव भी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया। और ये जो देख पा रहे हैं ना आप AgBr PPT, ये HNO3 में तो सॉल्युबल होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है HNO3 में सॉल्युबल है, बट पार्शियली सॉल्युबल होती है NH4OH में, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्युबल विद डिफिकल्टी इन NH4OH। डिफिकल्टी यानी कि हल्का फुल्का सॉल्युबल होता है, बढ़िया तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है। When sodium carbonate extract was first acidified with dilute HNO3 and then AgNO3 solution was added. Okay, this indicates presence of. तो यहाँ पर NH4OH के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा ही देते हैं। AgBr प्लस NH4OH। Ag यहाँ पर रहेगा NH3 होल ट्वाइस होने वाला है ना। और यहाँ पर पॉजिटिव लगाने से बढ़िया है आप Br ऐसे लिख देंगे, है ना। पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, Br आप हटाएंगे तो निगेटिव Br ना यहाँ पर पॉजिटिव छोड़कर जाने वाला है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, वही हल्का फुल्का सॉल्युबल होता है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। तो फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन सही आंसर हो जाने वाला है। बाकी को समझ में आया हो या ना आया हो, बट आपको ये समझ में आना चाहिए। पेल येलो प्रेसिपिटेट AgBr तुरंत हिट करनी चाहिए। ठीक, क्या है ये? कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट फॉर अ ग्रुप 4 कैटायन। ओहो, ग्रुप 4 कैटायन, तो ग्रुप 4 के कैटायंस आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। निकेल Ni2+, Zn2+, कोबाल्ट 2+ एंड लास्ट में क्या हो जाने वाला है? Mn2+। ये 4 होते हैं ग्रुप 4 में, है ना। टेबल याद है आपको? नहीं याद है तो याद कर लेंगे, जरूर से याद कर लेना है। तो इन चारों में से आपको ये देखना है कि M2 पॉजिटिव, यानी कि इन चारों में से कुछ होगा मेटल, उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं H2S के साथ, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रही है, उसी को हमने A बोला है। फर्दर हम A की रिएक्शन करवाते हैं एक्वारेजिया के साथ, तो B बनता है अलॉन्ग विद NOCl, सल्फर एंड H2O। फिर फर्दर हम B की रिएक्शन करवाते हैं KNO2 एंड CH3COOH के साथ, तब जाकर हमें C मिलता है। एंड यही C आपसे पूछा गया है ना, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो एक बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किए हैं तो होंगे नहीं, फिर फंस जाएंगे आप, है ना।
तो ब्लैक प्रेसिपिटेट इन चारों में से किसके केस में बन सकती है भैया? कोबाल्ट सल्फाइड ना, COS, इस तरीके से ये होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक PPT। दैट मीन्स M2+ क्या होने वाला है? M2+ क्या होने वाला है? कोबाल्ट 2+ है ना, CO2+। इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोबाल्ट 2+ की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं H2S के साथ, तो हमें COS इस तरीके से बनाएंगे हम, और ये क्या होता है? ब्लैक PPT। और बाई प्रोडक्ट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी उसकी कोई खास जरूरत है नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये पूछा नहीं जाएगा, परेशान नहीं होना है, मेन प्रोडक्ट्स पर ही आपको फोकस रहना चाहिए। COS, ओके, COS कोबाल्ट सल्फाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वा रेजिया के साथ। क्या लिखेंगे हम? एक्वा रेजिया के बारे में तो पता ही होगा आपको, है ना। V बनने वाला है, V क्या होने वाला है? COCl2, और साथ में आप इन सभी चीजों को लिख लेंगे, NOCl, सल्फर एंड H2O। क्लियर है, इन सभी चीजों को लिख लेना है। B, अब COCl2 की हम रिएक्शन करवाने वाले हैं KNO2, देख लेना है ध्यान से, KNO2 एंड CH3COOH के साथ, CH3COOH के साथ, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? तो जनाब हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। क्या कॉम्प्लेक्स मिलेगा? NO2 सभी अंदर हो जाएंगे, 6 NO2 अंदर होने वाले हैं। कोबाल्ट, देखिए ध्यान से देखना है, NO2 होल 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या आने वाला है? 3- आएगा। कैसे आएगा? अगर ये 3- हटा दें हम, तो यहाँ पर आपको बाहर K3 लिखा हुआ मिल जाने वाला है, K3। अब ऑब्वियसली पोटेशियम +1 होता है, तो अगर आप इसको हटाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बाहर -3 देखने को मिल रहा होगा। अब आपसे यही पूछा गया है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स C। तो यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कोबाल्ट की या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होने वाली है? NO2 6, दैट मीन्स CO3+ हो जाने वाला है। D एंड F ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सब आप पढ़ के महारत हासिल कर चुके होंगे, है ना। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? क्या होती है जनाब? 4s2। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, दैट मीन्स 27 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो 4s2 3d7 हो जाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी? न्यूट्रल कोबाल्ट की। बट आपसे पूछा गया है CO3+ के केस में 4s0 हो जाएगा एंड 3d6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। फीलिंग कैसे करेंगे आप? NO2 भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पता होना चाहिए आपको। NO2 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भैया ये पेयरिंग करवा देगा। अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो हमारे पास तो बचेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। पेयरिंग करवाइए 1 2 3 4 5 6। तो क्या कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी तो 0 ही आएगा ना। यस, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाने वाला है। बाकी ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ये ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।